नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट। संपूर्ण हिमाचल में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पिछले कई दिनों से जारी धुआंधार चुनाव प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे थम गया। अब सभी राजनीतिक दलों के प्रचारक और उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर ही प्रचार करेंगे। राज्य में बाहर से आए राजनीतिक दलों के प्रचारक और नेता शाम 5 बजे से पहले ही बाहर चले गए हैं। इस चुनाव में 412 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा, जिनमें से 24 महिलाएं राज्य के 55,92,828 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि इनमें से 60 से ज्यादा सेवा मतदाता, 22 प्रवासी भारतीय मतदाता, 55,25,247 आम मतदाता और 38 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। राज्य में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या से काफी ज्यादा है। इनमें 27,37,845 महिलाएं, 28,54,945 पुरुष और 38 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। आपको बता दें कि मतदान के लिए उन प्रवासी मतदाताओं को मूल पासपोर्ट दिखाना होगा, जो पासपोर्ट विवरण अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों में शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय रतन जुड़ गए नालागढ़ से। अजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल वोटिंग हो जाएगी शुरू, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां नालागढ़ में देखने को मिल रही है, जरा बताएं। जी दीपाली जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है वो करीब से जो है वो वोटिंग स्टार्ट हो जाती है, और आज जो है वो जितने भी उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर कर सकते हैं, और जनसभाएं जो है वो बंद हो चुकी हैं। और अगर चुनावों की तैयारी को देखने की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जो संवेदनशील जो बूथ है वहां पर सुरक्षा के और कड़े कदम वहां पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जो चुनाव अधिकारी हैं जिन्होंने जो चुनाव करवाने हैं वो अपने अपने बूथों को वहां पर मशीनों सहित जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। ऑब्जर्व जो है वो लोग भी जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। जी दीपाली जी। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, पार्टियों की बात तो हम लोग अक्सर ही करते हैं, लेकिन जनता की अगर बात की जाए तो जनता के क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर वो वोट करने के लिए कल जाने वाले हैं? देखिए दीपाली जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है ओपीएस का मुद्दा। जो कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल में जो है वो इस बार जो चुनावों में जो है वो इफेक्ट जरूर करेगा। बिल्कुल। और कांग्रेस ने ये बोला है कि भी आते ही जो है, अगर जीतने के बाद जो है आते ही ओपीएस जो है वो लागू कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक फिलहाल ओपीएस को ये जरूर बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन उसके घोषणा पत्र में भी जो है अभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कर्मचारी काफी हैं, पूरे हिमाचल में कर्मचारियों की तादाद जो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा जो है ओपीएस का कहीं ना कहीं दीपाली जी देखने को सामने मिल सकता है। जी। और अजय, आपके पास वापस लौटूंगी इसी खबर पर। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरप्रीत सोलन से। अमरप्रीत, जैसे कि हमने देखा कि नालागढ़ में किस तरीके से तैयारियां जो हैं की जा रही है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे सोलन में क्या कुछ माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? 569 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे जिले की बात करें तो वहाँ पे 4,12,030 मतदाता जो है इस बार जो 12 नवंबर को अपने मत का प्रयोग करेंगे, और जो प्रत्याशी है उनके भाग्यों का जो है चयन करेंगे। वही जो 32 के करीब 32 प्रत्याशी जो है इस समय मैदान में उतरे हुए हैं, और जो कि पूरी जी जान लगा रहे हैं अपनी जीत के लिए। वही अगर अर्शी की बात की जाए तो अर्शी में 7, नालागढ़ में 8, दून में 6, सोलन में 4 और कसौली में 7 जो है प्रत्याशी मैदान में उतरे। वही 2,11,328 प्रत्याशी जो है वो पुरुष है। वही 2,06,92 जो प्रत्याशी जो है वोटर जो है वो महिला मतदाता है। वही कहीं ना कहीं जैसे कि अगर बात की जाए कि पिछले कल की जो यहाँ पे मतदान को लेकर जो यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी की गई है, और जो 3 से 569 सीटें जो है मतदान करवाने के लिए अपने अपने मतदान क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है। सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी जो पुलिस की टीम है, होमगार्ड के जवान है, बाहरी प्रदेशों से भी जो है होमगार्ड के जवानों को यहाँ पे बुलाया गया है, तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह के जो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट ना हो सके और सुरक्षित जो है और पारदर्शिता के साथ यहाँ पे चुनाव करवाए जाए। वही अगर जैसे की बात की जाए
तो 84 के करीब जो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है वो संवेदनशील है, वही 30 के बिल्कुल। जो मतदान है वो पूरी तरह जो अति संवेदनशील यहाँ पे गिने गए हैं। उसके लिए जो है सुरक्षा के और अधिक जो है इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की जो भी कोई भी गलती या कोई भी चूक ना हो सके, और जो चुनाव है पूरी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे करवाए जाए। जी। अमरप्रीत, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे संवाददाता जो नालागढ़ से जुड़े हैं अजय, उन्होंने बात कही कि कांग्रेस ने ये दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो ओपीएस जो है वो लागू कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र में ये चीज अभी शामिल नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से रैलियों में प्रियंका गांधी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी, अगर बात की जाए, प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा जो है यहाँ पे कर्मचारी है जो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख के जो परिवारजन जो उनके साथ जुड़े हुए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है अगर एकजुट होकर वो मतदान करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत होती है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की तरफ से कहीं भी ये नहीं आया है कि जो वोटिंग है या ओपीएस है उसके ऊपर कुछ भी बात की जाए। हालांकि हल्का सा इशारा जरूर दिया गया है कि इसके लिए कमेटी गठित की गई है और जो इसको बिल्कुल लागू किया जाएगा, लेकिन जो ओपीएस को लागू करने की तजवीज है वो पूरी उसी तरह से होगी जैसे कि 3 साल जो कानून थे उनको वापस लिया गया था, उसी तरह से जो ये पहले प्रदेश में होगी और उसके बाद जो है जो केंद्र में इसको किया जाएगा। तो भाजपा कहीं ना कहीं इसको भी लोगों को समझाने में जुटी हुई है, लेकिन ओपीएस की जो बात है सिर्फ कांग्रेस ने की है, तो कहीं ना कहीं जो इसका सीधा सीधा लाभ जो है कांग्रेस को मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अमरप्रीत, आपके पास वापस लौटूंगी। अजय रतन, आपका रुख करना चाहूंगी। अजय, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार जो कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त देखने को मिल रहा है, और अक्सर यही देखा जाता है जब से इमरजेंसी लगी है उसके बाद से कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखाई देती है। तो इस बार जो बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। जी दीपाली जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो टिकट आवंटन का जो सिलसिला जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, कहीं ना कहीं जो है आपको बता दें कि 17 जो उम्मीदवार हैं जो बागी होकर जो आजाद जो है वो यहाँ उम्मीदवार लड़ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ की बात की जाए तो यहाँ से भी एक भारतीय जनता पार्टी के बागी होकर यहाँ पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूर इन बागी उम्मीदवारों से मिल रही है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कुछ एक माहौल जो है अब 2-3 दिन पहले का माहौल अगर देखा जा रहा है तो आजाद उम्मीदवार की जो सक्रियता है जो पहले स्टार्टिंग में होती है वो थोड़ी थोड़ी घटनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो मुकाबला जो अब नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है वो लग रहा है कि सीधा जो है मुकाबला इनका इनसे ही हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं पंकज, जुड़ गए हैं। पंकज, जैसे कि आपसे जानना चाहेंगे, अजय रतन ने ये बात कही कि किस तरीके से जो मुकाबला है तीनों पार्टियों में देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगुलर देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में। तो पंकज खन्ना, आपका क्या कुछ कहना है इस पर, जो क्या कुछ माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए दीपिका, जहां तक इन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, पर लेकिन कुछ जगहों पर ट्रायंगुलर मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर ऊना विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, जब जिला ऊना की बात करूं, यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में मुकाबला जो दिख रहा है वो मुख्य दोनों पार्टियों के बीच में दिख रहा है, जिसमें कांग्रेस है और बीजेपी है। आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पर इतना अपना दमखम दिखाने में कामयाब नहीं रही है। कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ जगह पर स्वर्ण आयोग जिन्होंने देवभूमि पार्टी बनाई उनका भी असर जो है वो दिख रहा है। पर लेकिन अगर निचले इलाके की बात करें, जबकि ये जो इलाका है ऊना विधानसभा, ऊना जिला, ऊना पंजाब की सीमा के साथ सटा हुआ है, साथ में पंजाब की सरकार है, वहां से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए हिमाचल में आ रहे हैं। पर लेकिन वो जगह नहीं बना पाए लोगों के दिलों में या मतदाताओं के दिलों में जो बनानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आगे आम आदमी पार्टी इस प्रकार लग रही है, लोगों का ये कहना है कि बैकफुट पे जा रही है। तो उन लोगों ने, जो आम जनता है वो यही देखना चाहती है कि जो मुख्य पार्टियां हैं मुकाबला उन्हीं दोनों में से है। अब देखना यह है कि जनता किसके सर ताज जो है वो बिठाती है। ठीक है पंकज खन्ना, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अब उसके बाद अब चलते हैं अमरप्रीत के पास। अमरप्रीत, जैसे कि पंकज खन्ना ने ऊना का हालचाल दिखाया, जानकारी दी कि किस तरीके से तो चंबा से हमारे साथ अजरुद्दीन जुड़ गए हैं चंबा से।
पंकज ने जैसे जानकारी दी आम आदमी पार्टी का किस तरीके से जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, पार्टी जो है ये दिलों में नहीं जगह बना पाई है जनता के, तो क्या मोहम्मद अजहरुद्दीन आपसे जानना चाहेंगे चंबा में भी इसी तरह की कोई स्थिति है? जी दीपाली, बताना चाहूंगा कि शुरुआती दौर जब था चुनाव से पहले कि अगर बात करें आज से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, तो आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा जोश और खरोश देखा जा रहा था। जिला चंबा की अगर बात करूं तो काफी ज्यादा जो है लोगों में भी उत्साह देखा गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ करके लोगों का रुझान जो है कांग्रेस और भाजपा की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी नजर आया कि आम आदमी पार्टी खुद ही बैकफुट पे जाती हुई नजर आई, और जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कांग्रेस और भाजपा का रुख करने लगे। जी दीपाली। लेकिन जनता से तो लगातार यही अपील की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई दफा आए हिमाचल में, भगवंत मान भी आ चुके हैं, कई तमाम आपके नेता आ चुके हैं कि एक बार मौका दे, तो क्या इस बार क्या कुछ लग रहा है, क्या एक बार मौका दिया जाएगा इस बार आम आदमी पार्टी को समीकरण को देखते हुए? दीपाली, बताना चाहूंगा कि समीकरण को देखते हुए तो साफ तौर पर जो है ओपीएस की वजह से, एक ओपीएस हिमाचल प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा है कर्मचारी वर्ग के लिए, और उसकी वजह से फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि ओपीएस की बहाली को लेकर के लगातार जो है कर्मचारी द्वारा मांग की गई और भाजपा द्वारा नजरअंदाज किए जाने की वजह से अब जो है वो कर्मचारी वर्ग जो है वो कांग्रेस की तरफ जो है अपनी सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और बताना चाहूंगा दीपाली की कहीं ना कहीं वोटर जो हैं अभी आज के समय में साइलेंट हो गए हैं, एक तरीके से खुल करके सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस बार। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि जो रिवाज है लगातार बदलने की बात कही जा रही है, उससे पहले भी इमरजेंसी के बाद अगर देखा जाए तो पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए चुनौती भी खड़ी हो गई है। तो ऐसे में कांग्रेस का ये भी कहा जा रहा है, जैसे आपने ये बात कही है कि कांग्रेस इस बार जीत सकती है, हालांकि हमें खबरफाज इस बात का पूरी तरह से दावा नहीं करता जब तक परिणाम नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, आपने बताया कि ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा इस बार हिमाचल में है। जी मोहम्मद अजहरुद्दीन, आप जी दीपाली, बताना चाहूंगा कि ओपीएस की वजह से जो है फायदा तो मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इसके साथ ही जिला चंबा की अगर बात करूं, भटियात जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से शुरुआत करते हैं। वहां पर 3 से 4 प्रत्याशी जो हैं, एक आजाद हैं, दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी की और जो है लोगों का भी काफी रुझान देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें कांग्रेस और भाजपा की, तो कांटे का जो है मुकाबला इस बार विधानसभा क्षेत्र भटियात से नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर चंबा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें दीपाली, तो बताना चाहूंगा कि भाजपा द्वारा जो है पहले टिकट दिया गया था इंदिरा कपूर को, लेकिन बाद में उनका टिकट काट करके जो मौजूदा विधायक थे उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। इस वजह से जो है भाजपा में जो आपस जो अंतरकलह जो है वो साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गई, और इसका फायदा जो है साफ तौर पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को जाता हुआ साफ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र चुराह की अगर बात करें दीपाली इस वक्त, तो जो मौजूदा विधायक हैं और इसके साथ ही वो विधानसभा में उपाध्यक्ष जो डॉक्टर हंसराज हैं, उनका मुकाबला एक नए प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जो है यशवंत खन्ना, जो कि पेशे से एक अध्यापक थे, उन्होंने वो अपना पेशा छोड़ करके अभी चुनाव में आए हैं, और काफी कांटे का जो मुकाबला है उनका भी देखा जा रहा है। जी दीपाली। चलिए, आपका रुक करूंगी, लेकिन अब सीधा रुक कर लेते हैं अजय का। आपसे जानना चाहेंगे पंकज, माफ कीजिएगा, पंकज आपसे जानना चाहेंगे इस समय सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा को लेकर हिमाचल पुलिस हमेशा सतर्क रही है। उसके साथ साथ केंद्र से जो फोर्सेज बटालियन बुलाई गई है उनको भी तैनात कर दिया गया है। कल देर शाम पोलिंग पार्टियां हर बूथ के लिए रवाना यहां से कर दी गई है। निर्वाचन अधिकारी राघव शर्मा खुद मौके पर और समय समय पर बॉर्डर पर जाकर इन स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है।
और रात को जो नाकों की प्रतिक्रिया है उसको उसमें और इजाफा जो है वो कर दिया गया, क्योंकि आज की रात जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और सुरक्षा के लिहाज से भी जितनी भी सीमाएं लगती है, लगभग ऊना जिला पंजाब की 13 सीमाओं के साथ जो है अटैच है। 13 सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सारी जानकारी एकत्रित की जा रही है और गाड़ियों की तलाशी जो एक रोज का काम है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई ऐसी सामग्री ना आए जो चुनावों को प्रभावित करे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर सतर्क दिखाई दे रहा है। हम कल देर रात भी फील्ड में थे तो हमने खुद ये काम होते हुए देखा है और लगातार अगर मैं बात करूं चुनावों को लेकर तो प्रशासन चाहता है, या राघव शर्मा जी का ये कहना जो निर्वाचन अधिकारी हैं, कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे और किसी को भी अपनी मनमर्जी नहीं करने देंगे। ये बहुत ही अहम है और आज लगभग खबरफास्ट के साथ 11:30 बजे के आसपास जो है राघव जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो विशेष बातचीत करने के लिए तैयार हुए। तो क्या सुरक्षा प्रबंध है, कितने पोलिंग बूथ बनाए हैं, ये सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज खन्ना इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं हमारे साथ जुड़ गए कांगड़ा से संजीव महाजन। संजीव, जैसे कि अभी हमने सोलन का हाल देखा, नालागढ़ में देखा और भी जगह की तस्वीरें हम लोगों ने देखी कि क्या कुछ माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कांगड़ा में क्या कुछ स्थिति इस समय देखने को मिली सुरक्षा के लिहाज से, लोग क्या कहते हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर वो कल वोटिंग के लिए जाने वाले हैं। ऐसा है कि जिला कांगड़ा में जो है सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के जो प्रबंध है वो चुनाव आयोग द्वारा बहुत ही मुस्तैदी से किए गए हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको भी अपने पोलिंग स्टेशनों पे रवाना किया गया है। जहां बात करें हम जो जिला कांगड़ा के जो बॉर्डर एरिया है वहां पे जो पुलिस और जो व्यवस्था बनाई गई है सुरक्षा की वो काफी मजबूत है और हर जो गाड़ी वहां से आ जा रही है उसकी चेकिंग जो है वो बड़ी मुस्तैदी से की जा रही है। हालांकि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो एरिया है नूरपुर और इंदौरा विधानसभा जो पंजाब को बहुत ही नजदीकी से टच करती हैं, वहां पे काफी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग का जो चुनाव है उसको संपूर्ण करवाना और एक कोई वायलेशन ना हो उसको लेके काफी मुस्तैदी की जा रही है। और जहां बात करें हम लोगों की वोटों की, लेकिन हम यही जो 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि लोग जो मतदान करने जाएंगे वो संजीव आप हमारे साथ बने रहेगा और पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगी मोहम्मद अजरुद्दीन आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी उस तरीके से निकलकर नहीं सामने आई, तो क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी को लेकर? मोहम्मद अजरुद्दीन आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी कारणों के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। और चलिए अब सीधा रुख मैं करना चाहूंगी संजीव महाजन का। संजीव आपसे जानना चाहेंगे कि हमने ऊना की स्थिति देखी कि आम आदमी पार्टी जो है वो जगह नहीं बना पाई है जनता के दिलों में, तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति इस बार कांगड़ा में देखने को मिल रही है? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जब हिमाचल में अपना प्रचार शुरू किया था, जहाँ की वो उन्होंने चुनावों में लड़ने का जो निर्णय लिया था तब तो काफी अग्रेसिवपन था, लेकिन अभी जो स्थिति चली हुई है आम आदमी पार्टी की वो इतनी ज्यादा कोई छाप छोड़ने वाली नहीं है। जहाँ बात करें हम कुछ विधानसभाओं की तो वहाँ पे उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी इतने दमदार नहीं है कि जो लोगों पे आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में उसने अपनी छाप छोड़ी थी या दिल्ली में जो उनका कार्य है उसको लेके जो है वो जिला कांगड़ा में ऐसा बहुत ही कम जगहों में दिखाई दे रहा है। चलिए आपका रुख करूंगी, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ गए हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं मोहित शर्मा। मोहित, जैसे कि हमने अलग अलग जगहों की सभी विधानसभा क्षेत्रों का हालचाल जाना, किस तरीके जो इस समय स्थिति देखने को मिली, सुबह भी आपसे बातचीत हुई कि कल मतदान को लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना कर दी गई हैं। तो आम आदमी पार्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो जनता के दिलों में अभी तक जगह नहीं बना पाई है जैसी बननी चाहिए थी।
बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, शुरुआती दौर में जब पंजाब चुनाव फतेह किया था आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एंट्री की थी, तो ये ऐलान कर दिया था कि पूरे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी दंगल में छलांग लगाएगी। लेकिन उसके बाद राजनीतिक समीकरण उसमें बदलाव हुआ, एक माहौल बनाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में, और वो माहौल कहीं ना कहीं उसके फेवर में भी रहा। लेकिन वो जो पक्ष था माहौल का, वो तब आम आदमी पार्टी उससे थोड़ा अलग होती रही, जब सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जब आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी में रातों रात वो शामिल हुए, महिला विंग की अध्यक्ष जो हैं वो भी शामिल हो गई, कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, आम आदमी पार्टी जो संगठन है वो हिमाचल प्रदेश में फिर टूट गया। उसके बाद फिर से कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें कई नेताओं ने असंतुष्टि भी जताई। इसके बाद धर्मशाला विधानसभा में जो खालिस्तानी झंडों का मामला सामने है, उसका भी ताल्लुक बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से कर दिया। तो ऐसे में बैकफुट पर आम आदमी पार्टी आई। फिर दोनों ही संगठन कांग्रेस और बीजेपी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी कहीं भी लड़ाई में नहीं है, तो इग्नोर जो है वो किया गया मीडिया में भी, और अपने संबोधन में भी किसी भी बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया। अब देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल प्रदेश में हुई, इनके अलावा कांग्रेस से भी प्रियंका गांधी की रैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी का जिक्र जो है कहीं किया नहीं गया। तो अब सीधा मुकाबला बनाने की कोशिश की गई है कांग्रेस और बीजेपी में। देखना होगा हवा किस ओर है, रुझान किस ओर है, ये 12 तारीख को जनता तय कर देगी, जो भाग्य हैं प्रत्याशियों के उनके। तो ऐसे में एक दिलचस्प मुकाबला इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने बहुत बड़ा एक बदलाव किया है टिकट आवंटन में भी। 2 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट भी बदले गए, इसके अलावा कई नेताओं की जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काट करके किसी और को दिया गया, किसी और नेता को दिया गया। कांग्रेस ने हालांकि जो सिटिंग एमएलए थे और जो बड़े नेता थे, बड़े नाम थे संगठन में जिनका नाम था, उन्हें टिकट जो है वो दिया है। तो देखना होगा कि इतनी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर की क्या बीजेपी के नैया पार लगाती है, या फिर कांग्रेस के जो है इस बार मिशन जो कांग्रेस का जो सत्ता में वापसी आना, जो ट्रेंड बरकरार रखना, जनता उसको आगे ले जाती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल मोहित शर्मा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी नहीं। हालांकि खबरफाज भी लगातार यही दिखा रहा है, अभी ये नहीं साफ तौर पर कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम भी, खबरफाज भी साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकता कि क्या कुछ रिजल्ट रहेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि जनता का मूड क्या कुछ कहता है इस समय। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 37 सालों से जो ट्रेंड चलाया है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो वो ट्रेंड इस बार बीजेपी खत्म करने की बात कर रही है। दावा किया जा रहा है कि वो अब रिवाज जो था वो बदला जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, लिहाजा इस बार फिर से एंट्री होगी कांग्रेस की। लेकिन दोनों ही दलों की बात कर जाए तो चैलेंजेस देखिए दोनों के पास ही है। बीजेपी के पास सबसे बड़ा चैलेंज मिशन रिपीट का है, जो कि अभी तक हुआ नहीं हिमाचल प्रदेश में 37 सालों में। तो उत्तराखंड का हवाला देकर के बीजेपी कह रही है, जब उत्तराखंड में इस तरह की बात हो सकती है तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं, और बड़ा और छोटा भाई का दर्जा जो है दोनों ही राज्यों को दिया जा रहा है। कांग्रेस का चैलेंज भी है। कांग्रेस का चैलेंज ये है कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर खुद हाईकमान अभी असमंजस की स्थिति में है कि मुख्यमंत्री के दौर में किसको आगे किया जाए, किसको नहीं। फिलहाल बात कर ली जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि लंबे कार्यकाल के लिए, चलिए समय कम है मोहित शर्मा, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे लेकिन समय कम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहित शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए सीधा रुख करते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन का। मोहम्मद अजहरुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे जनता के क्या कुछ मुद्दे इस समय सामने आ रहे हैं जिसको ध्यान में रखकर इस बार जो है वोट करने जाएंगे लोग। जी दीपाली, बताना चाहूंगा कि जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जो कुछ बदलाव कर सकता है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए अन्य मुद्दों की, तो कांग्रेस की तरफ से बेरोजगारी का मुद्दा जो है काफी ज्यादा उछाला गया और लोगों को आकर्षित किया जा रहा है कि दोबारा से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बिठाई जाए। इसके साथ ही जो भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने भी अपने जो कार्य हैं, जो पिछले 5 सालों में जो कार्य किए हैं, वो गिनवा करके भी कोशिश भाजपा की यही रही है कि दोबारा से सत्ता हासिल की जा सके।
लेकिन लोगों में जब हमने लोगों से जानने की कोशिश करी तो बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई एक जो है अहम मुद्दा है, वो लोगों ने उस पर बात करी कि महंगाई कम होनी चाहिए और जो बेरोजगार युवा हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। जी दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अजहरुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधा रुख कर लेते हैं संजीव महाजन का। संजीव, जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी ये बात कही है कि बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा भी देखने को मिल रहा है ओपीएस के बाद, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? कांगड़ा में क्या कुछ स्थिति है बेरोजगारी को लेकर? तो जैसे कि हमने सभी अलग अलग क्षेत्रों से बात की है, संवाददाता हमारे साथ मौके पर मौजूद थे और जगह जगह बात कही है कि किस तरीके से चुनावी माहौल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। हिमाचल में आपको बता दें कि चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर प्रचार प्रसार जो है वो किया जाना है। और लगातार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से यही बात की जा रही है कि रिवाज बदला जाएगा, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ सामने आता है। और ऐसे में कई ऐसे जनहित मुद्दे हैं जो देखने को मिल रहे। चंबा से अलग है और ऊना से अलग है, सोलन से अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमारा ये जो कंक्लूजन है यहाँ पर सामने आया कि 12 नवंबर यानी कि कल मतदान होने हैं, 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ सामने आता है इस दौर में। और फिलहाल के लिए मेरे साथ संपूर्ण हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए खबरफास्ट। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।